दोस्तों ये चार्ट जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो इस वक्त शायद दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है और फ्रैंकली इसे देखकर दुनिया के हर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को घबराना चाहिए क्योंकि ये चार्ट है 30 ईयर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड का जो आज 2007 के बाद पहली बार 5.2% के लेवल्स को क्रॉस कर चुकी है। और अगर आपको याद ना हो तो मैं बता देता हूँ, लास्ट टाइम जब यील्ड्स इस लेवल के ऊपर गई थी तब उसके सिर्फ कुछ महीनों बाद हमने 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखा था और उस टाइम पे यूएस, इंडिया और पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट्स 50% से ज्यादा क्रैश कर गए थे। बट इस बार सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस है क्योंकि साइमल्टेनियसली 3 अलग अलग कंडीशंस क्रिएट हो रही है जो एट एनी टाइम एक ग्लोबल सेल ऑफ को ट्रिगर कर सकती है। आज के वीडियो में हम इन्हीं 3 कंडीशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कैसे आप अपने पोर्टफोलियोज को प्रोटेक्ट कर सकते हो। मेरा नाम है अनमोल और आप सबका स्वागत है स्टॉइक वेल्थ की यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आपके लिए इन्वेस्टिंग और फाइनेंस को आसान बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Stoic Wealth, the creator of this video, is a SEBI registered research analyst. The contents of this video should not be construed as financial or investment advice. Investments in securities market is subject to market risk and registration with SEBI does not guarantee performance. Please read all scheme related documents carefully before investing. सबसे पहले आप ये क्लिप देखो। Watch the bond market. The bond market is the basis, it's the backbone of all markets. It is the risk-free, meaning default-free, probably default-free, interest rate that determines what all asset returns are going to be. ये है रे डालियो, दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड के मैनेजर, जिन्होंने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को काफी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया था। लास्ट ईयर इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला था दैट आई फियर समथिंग मच वर्स देन अ रिसेशन कुड हैपन इफ थिंग्स कंटिन्यू दिस वे। और आज लगभग 1.5 साल के बाद इनकी ये प्रिडिक्शन सच होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, हम एज रिटेल इन्वेस्टर्स से स्टॉक मार्केट्स को ट्रैक करते हैं, बट जो रियल एक्शन होता है वो होता है बॉन्ड मार्केट्स में, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स, सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स इसको कंट्रोल करती है। और जैसा रे डालियो बोलते हैं, वॉच द बॉन्ड मार्केट, क्योंकि आज हमें एक फ्लैशिंग रेड सिग्नल दे रहा है। अब जिन लोगों को नहीं पता, मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ कि एक बॉन्ड एग्जैक्टली होता क्या है और क्यों बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना स्टॉक मार्केट के लिए एक डेंजरस साइन है। अगर आपको ये ऑलरेडी पता है तो आप वीडियो में आगे स्किप कर सकते हो। दोस्तों, जब भी किसी देश की गवर्नमेंट इन्वेस्टर से लोन लेती है तब वो उसके बदले में उस इन्वेस्टर को बॉन्ड्स इश्यू करती है। अब एक बॉन्ड जो है वो बेसिकली एक पेपर का टुकड़ा है जिसमें गवर्नमेंट ये गारंटी देती है कि जो भी पैसा उसने आपसे उधार लिया है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको रिटर्न करेगी और उस पर एक सर्टेन इंटरेस्ट भी पे करेगी। इसी इंटरेस्ट रेट को बोला जाता है बॉन्ड यील्ड, यानी गवर्नमेंट आपसे उधार लेकर उस पे आपको कितना ब्याज दे रही है। अब ये जो बॉन्ड्स है वो स्टॉक्स की तरह ही एक्सचेंजेस पर ट्रेड होता है और उस बॉन्ड की प्राइस के हिसाब से जो यील्ड है वो भी चेंज होती रहती है। जैसे मान लो अगर इंडियन गवर्नमेंट आपको एक 100 रुपए का बॉन्ड इशू करती है एंड उस पे वो आपको 4.5% का इंटरेस्ट पे करने के लिए रेडी होती है, तब उस केस में आपकी 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे आपको 4.5 रुपए मिलेंगे, यानी 4.5% रिटर्न। बट सपोज अगले साल इंडियन इकोनॉमी में कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिससे ये बॉन्ड होल्डर्स गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करना लूज कर देते हैं एंड ये मार्केट में जाकर अपने बॉन्ड्स को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सपोज उस बॉन्ड की प्राइस जो 100 रुपए थी वो गिर के 90 रुपीज हो जाती है, तो उस केस में मार्केट में बॉन्ड का जो भी भाव हो, इंडियन गवर्नमेंट को तो उस पर 4.5 रुपए का ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा और इफेक्टिवली उस बॉन्ड की जो यील्ड है वो बढ़ के हो जाएगी 5%, यानी आपको तब भी 4.5 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप आज मार्केट में उस बॉन्ड को 90 रुपए पे खरीदते हो तब आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 4.5% से बढ़ के हो जाएगा 5%। इसलिए जो बॉन्ड प्राइसेस होते हैं और बॉन्ड यील्ड्स होती है इनका इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब जब इन्वेस्टर्स बॉन्ड्स को बेचने लगते हैं तब उसकी प्राइस गिर जाती है और उसकी जो यील्ड है वो बढ़ जाती है। इसे आसान भाषा में समझे तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि आपके बॉन्ड्स जो है वो काफी रिस्की हो चुके हैं, तो मुझे इस पे ज्यादा यील्ड यानी ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए। इसलिए बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना कभी भी एक अच्छा साइन नहीं होता है और स्टॉक्स के लिए ये स्पेशली डेंजरस होता है क्योंकि आप खुद सोचो, सपोज आप मार्केट से 8% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो जो यूएस के स्टॉक मार्केट का लॉन्ग टर्म एवरेज है, बट जिसमें स्टॉक्स कभी भी 50% से क्रैश कर सकते हैं, whereas दूसरी ओर आपको कंपैरेटिवली लो रिस्क के साथ 5% रिटर्न मिल रहा है, तब काफी लोग अपना पैसा स्टॉक से एग्जिट करके उसे बॉन्ड्स में शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि यील्ड्स जब बढ़ने लगती है तब यूजुअली एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे इन्वेस्टर्स इक्विटी से अपना पैसा डेट में शिफ्ट करने लगते हैं और यही एक बड़े स्टॉक मार्केट क्रैश को ट्रिगर करता है, जैसा हमने 2008 में देखा था। तो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया मिल चुका है कि क्यों बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना इज नॉट अ गुड साइन फॉर द स्टॉक मार्केट्स। अब ये जो रिसेंट स्पाइक आया है दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द यूएस ईरान वॉर एंड एक्सपेक्टेशंस कि यूएस में जो इन्फ्लेशन रेट है वो हाई रहने वाला है। बट आज जिस पॉइंट पर हम खड़े हैं वहां पे बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना काफी डेंजरस हो सकता है 3 मेजर कंडीशंस की वजह से, जिसमें पहली कंडीशन है द येन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग। दोस्तों, 30 साल तक जापान में ना ग्रोथ
ग्रोथ थी और ना ही इन्फ्लेशन, इसलिए वहां पे जो इंटरेस्ट रेट्स थे वो ऑलमोस्ट 0% थे। और इसका फायदा उठाया दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने। उन्होंने जापान से एक्सट्रीमली लो इंटरेस्ट रेट्स पे लोन लेके उसे पूरी दुनिया में इन्वेस्ट किया। जैसे आप खुद सोचो, अगर एक बैंक आपको 1% इंटरेस्ट पे लोन ऑफर करता है, तब मोस्ट प्रोबेबली आप उस लोन को लेके उसकी एफडी कराओगे या फिर उसको स्टॉक्स में डालोगे। और यही किया दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने। सस्ते में जापान से लोन लिया और उसे ग्लोबल स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, वो भी हाई लेवरेज के साथ। और आप शॉक्ड हो जाओगे ये सुन के कि इस ट्रेड की जो साइज है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में। बट ये जो ट्रेड है वो तभी सक्सेसफुल होता है जब दो कंडीशंस मीट होती है। पहला, जब जापान की करेंसी यानी येन वीक रहता है, और दूसरा, जब जापान में इंटरेस्ट रेट्स लो रहते हैं। बट आज ये दोनों कंडीशंस खतरे में है। आप ये दो चार्ट्स देखो। जापान की करेंसी आज लोएस्ट पॉइंट पे है अगेंस्ट द डॉलर इन ओवर 40 इयर्स, और जापान में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो 30 साल के हाईएस्ट लेवल्स पे है। अब जापान की सेंट्रल बैंक के पास दो ऑप्शंस है, या तो येन को और वीक होने दो जिससे वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि जापान अपनी मोस्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को इंपोर्ट करता है, या फिर अपनी करेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाओ। बट अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो जापान को अपने बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो भी बढ़ जाएगा। इसलिए ये जो सेकंड ऑप्शन है वो जापान के लिए काफी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जापान का आज जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 200% से भी ऊपर है, जो किसी भी मेजर इकोनॉमी के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। और अगर आप इतने हाई डेट पे इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते हो तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए सपोज जापान की सेंट्रल बैंक अपनी करेंसी को और गिरने से रोकने के लिए इंटरवेंशन करती है, या फिर जापान में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, जैसा हम 10 ईयर जापानीज बॉन्ड यील्ड से देख सकते हैं, तब ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो येन कैरी ट्रेड है वो अनवाइंड हो सकती है और एक शार्प सेल ऑफ आ सकता है अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं तो आज जापान दुनिया का सबसे बड़ा बॉन्ड होल्डर है यूएस ट्रेजरीज का। इट हैज मोर देन $1 ट्रिलियन ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड। तो अगर वो अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन बॉन्ड्स को बेचना स्टार्ट कर देता है, तब ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए काफी डेंजरस हो सकता है। बट ये फिर भी कंपैरेटिवली एक छोटा कॉज ऑफ कंसर्न है अगर मैं इसे दूसरी कंडीशन के साथ कंपेयर करता हूं, जो है एआई स्पेंडिंग बबल और यूएस मार्केट ओवर वैल्यूएशन। दोस्तों, पिछले 2 से 3 सालों में हमने एआई स्टॉक्स में काफी स्ट्रॉन्ग रैली देखी है। एनवीडिया, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और गूगल, ये जो सारी कंपनीज है वो आज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही है डेटा सेंटर्स में और एआई इंफ्रा में। बट इसका जो रिटर्न है वो इन्हें मिलेगा आने वाले सालों में, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे कुछ ही दिन पहले की बात है, चाइना की एक एआई कंपनी है मूनशॉट, जिसका एक मॉडल किमी K3 उसने एंथ्रोपिक और ओपन एआई इन दोनों के जो फ्रंटियर मॉडल्स हैं उनको आउट परफॉर्म किया था सेवरल बेंचमार्क्स पर, एंड दैट टू एट 1/3 और 1/4 ऑफ द कॉस्ट। मतलब चाइना, जिसके पास ना लेटेस्ट चिप्स है और ना एडवांस जीपीयूस, उसके मॉडल्स आज यूएस के टॉप फ्रंटियर मॉडल्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी एट फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट। इसलिए ये कंपनीज जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही है एआई इंफ्रा के लिए, हो सकता है आगे चलकर इनको रिटर्न्स ना मिले, जो काफी डेंजरस हो सकता है इनके शेयर होल्डर्स के लिए। और एक चीज क्या हो रही है कि ऐसी कंपनीज जो आज हैवी लॉसेस में वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेस कर रहे हैं, एंड दैट टू एट एक्सट्रीमली हाई वैल्यूएशंस, जबकि इसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि आगे चलकर ये कंपनीज कभी प्रॉफिटेबल भी बन पाएगी या नहीं। और ये सब तब हो रहा है जब यूएस का स्टॉक मार्केट आज अपनी हिस्ट्री के सबसे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। जैसे यूएस का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो, जिसको वॉरेन बफेट इंडिकेटर भी बोला जाता है, वो आज 235% के अराउंड है। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं तो जब ये रेशियो 120% के ऊपर होता है तो मार्केट्स को एक्सपेंसिव बोला जाता है। इसी तरह शिलर केप रेशियो, जो स्टॉक मार्केट को पिछले 10 साल की जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड अर्निंग्स है उसका एवरेज निकालता है और उसके बेसिस पर वैल्यू करता है, तो वो जो रेशियो है वो आज 41 पे है, जबकि इसका 150 साल का जो हिस्टोरिकल एवरेज है वो 17 है। यानी यूएस का स्टॉक मार्केट अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से 2.5 गुना महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। तो आप पूरी पिक्चर समझो, हाइपरस्केलर्स जैसे अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रहे हैं एआई इंफ्रा को बिल्ड करने के लिए, जिसको लीज करने वाली है एंथ्रोपिक और ओपन एआई जैसी कंपनीज जो आज लॉस मेकिंग है और एकदम एक्सट्रीम वैल्यूएशंस पर पैसा रेस कर रही है। और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आगे चलकर ये कंपनीज प्रॉफिटेबल भी होंगी, क्योंकि जो चाइनीज मॉडल्स हैं वो इन्हें टफ कंपटीशन दे रहे हैं। और ये सब हो रहा है तब जब यूएस का मार्केट अपने हाईएस्ट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है ये बबल यहाँ से और बड़ा बन जाए, बट ये कभी ना कभी डेफिनेटली जरूर फटेगा। और ये जो बबल है वो डायरेक्टली लिंक्ड है हमारी तीसरी कंडीशन के साथ, जो है प्राइवेट क्रेडिट स्ट्रेस। अब स्टॉक मार्केट के बारे में तो हम सबको पता है, बट प्राइवेट क्रेडिट एक ऐसी मार्केट है जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। प्राइवेट क्रेडिट का बेसिकली ये मतलब होता है कि जब कंपनीज को बैंक से लोन नहीं मिलता, या फिर वो खुद से बैंक से लोन लेने की जगह किसी प्राइवेट फंड से पैसा उधार लेते हैं। अपोलो, ब्लैकस्टोन, केकेआर, ये कुछ बड़ी कंपनीज हैं जो प्राइवेट क्रेडिट में बड़े प्लेयर्स हैं। ये जो प्राइवेट क्रेडिट फंड्स होते हैं वो ज्यादा रिस्की होते हैं, बट इन पे जो रिटर्न मिलता है वो भी ज्यादा होता है। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि पिछले कुछ सालों में बहुत सारी हाईली लेवरेज और रिस्की कंपनीज ने भी इस मार्केट से बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेस किए हैं। और अब जब ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही है, तब इन कंपनीज के लिए अपने डेट को रीफाइनेंस करना काफी महंगा हो रहा है। और इसी वजह से यूएस का जो प्राइवेट क्रेडिट मार्केट है उसमें डिफॉल्ट्स का बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। जैसे फिच नाम की एक यूएस बेस्ड रेटिंग एजेंसी है, उसके हिसाब से मई 2026 में यूएस प्राइवेट क्रेडिट मार्केट का जो डिफॉल्ट रेट है वो 6% तक पहुंच चुका है, जो रिकॉर्ड हाई लेवल्स है। जैसे आई एम श्योर आपने भी ये न्यूज सुनी होगी कि ब्लू आउल जैसे कुछ फंड्स है
जिन्होंने इन्वेस्टर्स के रिडेम्पशंस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। तो अगर ये प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में डिफॉल्ट रेट्स बढ़ते हैं तब इसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ कुछ प्राइवेट फंड्स तक लिमिटेड नहीं होगा, बल्कि काफी सारे पेंशन फंड्स है, इंश्योरेंस कंपनीज है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन क्रेडिट फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। और इस मार्केट की जो साइज है वो है 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर, मतलब ये कोई छोटी मार्केट नहीं है। एंड इन प्राइवेट क्रेडिट फंड्स का काफी पैसा एआई रिलेटेड कंपनीज को दिया गया है। तो अगर एआई बबल बस्ट होता है तब ये प्राइवेट क्रेडिट मार्केट भी उसके लपेटे में आ जाएगा। तो ये जो 3 कंडीशन है, येन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग, एआई बबल बस्टिंग और प्राइवेट क्रेडिट स्ट्रेस, ये तीनों अगर साथ में प्ले आउट होते हैं तो बी रेडी फॉर अ मेजर स्टॉक मार्केट क्रैश। एंड इस टाइम जो रिकवरी है वो हो सकता है इतनी शार्प ना हो, क्योंकि जब भी ग्लोबल इकोनॉमी में स्ट्रेस बढ़ता है तब कंट्रीज मनी को प्रिंट करना स्टार्ट कर देती है, जिससे इकोनॉमी और मार्केट्स रिवाइव करने लगते हैं। बट आज यूएस की गवर्नमेंट पे ऑलरेडी 40 ट्रिलियन डॉलर्स का डेट है, तो यहाँ से और पैसा प्रिंट करना वुड बी अ डिफिकल्ट ऑप्शन। अब मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट कल जाकर क्रैश करेगा, हो सकता है ना भी करे, बट खुद को हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। यहाँ पे 2 गोल्डन रूल्स है जो आपको याद रखने हैं, जिससे अगर क्रैश आता भी है तब उस केस में आप प्रोटेक्टेड रहो। जिसमें फर्स्ट रूल इज अवॉइड लेवरेज। साउथ कोरिया का मार्केट इसका एक लाइव एग्जांपल है कि जब लोग बहुत ज्यादा लोन लेकर या फिर लेवरेज पे स्टॉक्स को खरीदने लगता है तब एक बड़े क्रैश में लाखों लोगों का बैंक बैलेंस जीरो हो जाता है। तो इसलिए हमें लोन लेकर या फिर लेवरेज पे जैसे एमटीएफ वगैरह पे इन्वेस्ट नहीं करना है, स्पेशली आज के मार्केट्स में। इसके बाद दूसरा गोल्डन रूल है डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। अपना पूरा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट करना एट दिस पॉइंट इज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी। थोड़ा पैसा कैश में, थोड़ा गोल्ड में, थोड़ा इंडियन और यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में रखना इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। अगर आप ऑप्शंस के थ्रू अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हो तो दैट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, बट बी प्रिपेयर्ड। होपफुली कुछ ना हो, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू स्टे प्रिपेयर्ड। और आज जिस तरह से कंडीशंस बन रही है, कैपिटल प्रोटेक्शन शुड बी अ बिगर प्रायोरिटी और एग्रेसिवली चेजिंग ग्रोथ। पे आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।